मॉर्निंग सर। चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इसमें कुछ पॉइंट हैं, ठीक है, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ, हेडिंग डालो, बिहेवियर ऑफ, हेडिंग डालो सभी लोग। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, हेडिंग डालो, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। Behavior of conductor in electrostatic field. Behavior of conductor in electrostatic field. चलो, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। याद करो जब हम लोग पढ़ रहे थे कंडक्टर की वजह से, है ना, तो हम लोगों ने पढ़ा था अंदर बाहर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था हम लोगों ने। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था? जीरो आया था। वो कैसे आता है, वो कैसे आता है ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ठीक है, मान लेते हैं, मान लेते हैं कोई कंडक्टर है। जस्ट इमेजिन किसी भी शेप का ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, किसी भी शेप का ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, किसी भी शेप का ये कोई कंडक्टर है। इसको हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे रहे हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो होगा क्या, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर, एक मिनट, लेट मी ड्रॉ इट मोर सेपरेट वे। सपोज this is a conductor, this is a conductor. Okay, this conductor is placed in uniform electric field. Okay, this conductor is placed in uniform electric field. What will happen, इस कंडक्टर के अंदर क्या है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इस कंडक्टर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। A lot of free electrons are there inside the conductor. Lot of free electrons are there inside the conductor. So जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाएंगे तो इन पे फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे इधर लगेगा, इधर लगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सभी इलेक्ट्रॉन पे, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, सभी पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन पे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिचुएशन फाइनली ऐसी आ जाती है, सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है, ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। तो इस साइड सारे नेगेटिव चार्ज आके जमा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस साइड जब सारे नेगेटिव चार्ज आ गए तो इस साइड क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ऐसे ऐसे। तो अब इस साइड, लेफ्ट साइड नेगेटिव चार्ज, राइट साइड पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और इसके अंदर
एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाती है, इस डायरेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बाहर जो है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इस पे फोर्स लगेगा किसकी किसकी वजह से, पहला इस फील्ड की वजह से लगेगा इधर की तरफ, कितना, Q इंटू ई ओ, और इस फील्ड की वजह से लगेगा इस पे इधर की तरफ फोर्स कितना, Q इंटू ई ओ सॉरी Q इंटू ई आई। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, है ना, ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम क्यू ई नॉट वेक्टर विल बी इक्वल टू क्यू ई आई मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा ई इज इक्वल टू ई आई, है ना, मतलब एट इक्विलिब्रियम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, बोलो, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखो सिंपल है, कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है ना, ई आई, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, अपोजिट। तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, ई आई माइनस ई ओ, तो ई नेट क्या आ जाएगा, दोनों मैग्नेट में बराबर है तो कितना आ जाएगा, जीरो। दैट मीन्स कंडक्टर के अंदर जो है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। इसको हम लोगों ने गॉस लॉ से प्रूव करके दिया था। तो किसी भी टाइप का कंडक्टर हो, किसी भी टाइप का, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट नोट करो, जो जो लिखा हुआ है, तो यही चीज लिखा हुआ है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। So when a conductor is placed in an electrostatic field, the charges, what are the charges inside the conductor? Free electrons, okay, drift towards the positive plate, leaving the positive core behind at an equilibrium. The electric field due to the polarization becomes equal to the applied field. मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है इसके अंदर, that will be equal to the external field. So the net electrostatic field inside the conductor is zero. चलो write down everything whatever is written in this slide. सर थर्ड रे डायग्राम कॉपी करेंगे क्या? Yes, yes. Okay.
डन। हो गया? Yes, so 1 minute. So the last diagram. Okay. So at last it is written ENET, no? ENET. Yes. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir, done. चलो let's see second point. What is second point? Second point is electric field just outside the charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor. ठीक है? This is the diagram. Suppose this is a conductor. Okay, inside conductor electric field is 0. Inside conductor electric field is 0. Just outside, direction of electric field will be like this, perpendicular to surface at this point. At this point, direction of electric field will be like this, perpendicular to the surface. At this point, direction of electric field will be perpendicular to the surface. At this point, direction of electric field will be perpendicular to the surface. At this point, electric field direction will be perpendicular to the surface. At each and every point, direction will be perpendicular. ऐसा क्यों होता है? This इसलिए होता है. Suppose electric field perpendicular नहीं है, like this. Electric field perpendicular नहीं है और ये ऐसा है. Just imagine. So we can make two component of it. One component perpendicular and one component tangent to the conductor. So the tangent component, due to this component, charge यहाँ पे जो charge होगा एक force लगेगा इस डायरेक्शन में. Similarly यहाँ पे जो charge होगा उस पे इस डायरेक्शन में force लगेगा. यहाँ पे जो charge होगा उस पे इस डायरेक्शन में force लगेगा. यहाँ पे जो charge होगा उस पे इस डायरेक्शन में force लगेगा. यहाँ पे जो charge होगा उस पे डायरेक्शन में force लगेगा. So charge on the surface will start moving along the conductors as like surface like this. So when charge will start moving, a surface current will flow. But in practical, जब हम लोग किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं करता है. ओके, इसलिए ये डायरेक्शन पॉसिबल नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और अंदर क्या होगा? 0 होगा. सो दिस इज द आंसर.
सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री, जैसे इस एग्जांपल में हमने दिया हुआ है थीटा डिग्री पे लग रहा है ना। सो देन देयर विल बी अ कंपोनेंट E cos theta acting along the tangent at that point to the surface, which will tend to accelerate the charge on the surface, leading to surface current. But there is no surface current in electrostatic, so theta must be 90 degree, cos 90 equal to 0. Okay, this is the reason. Write down everything. Write down everything. Done? Done? No, sir. वो नॉट पॉसिबल वाला भी लिखना है डायग्राम में जो है। हाँ हाँ पूरा लिखना है। एवरीथिंग लिखना है, एवरीथिंग। हो गया? डन। डन। यस सर। चलो नेक्स्ट आते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या कर रहा है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज सेइंग net charge in the interior of a conductor is 0. Okay, third and fourth are similar point, so you know do not need to write it separate on separate basis. Okay, you just write third point सिर्फ इतना, that this much. Okay, net charge in the interior of conductor is 0. Third point, just write down this statement. And fourth point, I will explain this one in fourth point, how it happen. Okay, so complete third point first. सर थर्ड पॉइंट लिखे? हाँ थर्ड पॉइंट कंप्लीट करो पहले। हाँ सर लिख दिया। हाँ अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर।
देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सपोज ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसको हम लोग किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। या कोई कंडक्टर है, अगर हम लोग इसको चार्ज दें, कुछ भी चार्ज दें किसी भी अमाउंट में, तो भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये चार्ज जाता कहाँ पे है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर। ठीक है, हमने इसको चार्ज दिया क्यू। ठीक है, तो ये चार्ज कहाँ पे जाएगा ये हम लोगों को देखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जस्ट बिलो द कंडक्टर सरफेस। ओके, दिस इज a Gaussian surface, Gaussian surface just below conductor surface। ओके, अच्छा मान लेते हैं हम लोग अब इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, उसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स कमिंग आउट इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कंडक्टर के जीरो है, हम लोग इससे पहले प्रूव कर चुके हैं। अभी इस फर्स्ट पॉइंट पर है, तो ये हो जाए कितना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, क्यू इन इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि ये जो गॉसियन सरफेस हमने चूज किया है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। और ये गॉसियन सरफेस जस्ट बिलो सरफेस हमने चूज किया है, जस्ट बिलो सरफेस हमने चूज किया है। दैट मीन्स कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है, दैट मीन्स नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। तो ये चार्ज हमने क्यों दिया, ये गया कहाँ, ये इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। ये ऐसे सरफेस पे सिर्फ रहेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा। ओके, अंदर कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पे रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको हमने क्यू चार्ज दिया, तो ये चार्ज कंडक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। ठीक है, नोट करो, राइट डाउन एवरी पॉइंट। सर वो थर्ड पॉइंट का नीचे वाला पॉइंट हाँ हाँ, थर्ड पॉइंट के नीचे। करेंगे उसको। हाँ हाँ, थर्ड पॉइंट नीचे, सर पूरा। ये जो लिखा है फोर्थ पॉइंट, write down this one, draw this diagram, and just write down explanation. That's it. हो गया।
हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट, fifth point and the last point, electric potential is constant for the entire conductor. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। देखो हम मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या रिलेशन आया था? E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। ठीक है, अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, so delta V by delta L. So from here we will get delta V is equal to 0. Delta V 0 means V is constant. V constant होगा तभी, सपोज ये दो पॉइंट में कंडक्टर के अंदर चूज करता हूँ, ये दो पॉइंट है ना, ये मान लेते हैं 1 ये 2, तो V1 माइनस V2 क्या है? 0। दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू क्या है? V2 है। ठीक है, तो डेल्टा V 0 है, दैट मीन्स V क्या है? कांस्टेंट। ये कंडक्टर है, इसके अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। यानी कि अगर ये पॉइंट चूज करूँ तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, सेम होगा। राइट डाउन। एंड सिक्स पार्ट भी देखो, सिक्स भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। जैसे मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है किसी भी शेप का, इस टाइप का, तो अगर इसको हम लोग चार्ज देते हैं, है ना, चार्ज देते हैं तो किसी पॉइंट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। यूनिफॉर्म कब होगा? जब सिमेट्रिकल होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा है, दैट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहाँ पे आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट मीन जहाँ पे रेडियस ज्यादा होगा वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मैक्सिमम है। यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इस रीजन में मिनिमम है, कम है। ठीक है, सो एवरी कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम in three dimension rather than just an equipotential surface in two dimension. तो कोई भी कंडक्टर ले, कोई भी कंडक्टर पीस, any shape and size, potential at this surface will be constant. So if potential is constant, suppose circular ले लिया, if potential is constant, then we can say that this surface is an equipotential because potential at each and every point is same. Okay, so write down fifth and sixth point.
Yes, sir. Okay. Okay. Write down new topic, capacitance and capacitor. Okay. देखो, write down heading electrical capacitance. Electrical capacitance. Write down heading electrical capacitance. तो कैपेसिटेंस क्या होता है? जैसे सपोज ये कंडक्टर है, इसको मैं चार्ज दूंगा सपोज क्यू अमाउंट, तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा पोटेंशियल इसका? के क्यू बाई आर, है ना। अगर इसका आर हम लोग रेडियस मान लेते हैं, अब अगर चार्ज बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, है ना। तो उसी तरीके से चार्ज गिवन टू दिस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, या Q इज इक्वल टू C इंटू V। प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो कांस्टेंट आएगा, जहां पे C क्या है? एक कांस्टेंट। क्या है? एक कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर। ओके, इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? ए मेजर, मेजर ऑफ, और ये सॉरी और द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ज्यादा है मतलब चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा है। एसआई यूनिट होता है इसका कैपेसिटेंस का फैरड। फैरड एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया है। एंड कैपेसिटेंस का सिंबल होता है ये। इतना नोट करो, फिर हम लोग 1 फैरड का डेफिनेशन पे आते हैं। नोट करो इतना पार्ट, इतना पार्ट नोट करो। डन। Yes, sir. अब देखो 1 फैरड को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q अपॉन। सपोज इफ
हमने इस कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दिया। कितना दिया? 1 कूलम चार्ज। तो इसके पोटेंशियल में जो राइज हुआ वो भी 1 वोल्ट हुआ। कितना? 1, यानी कि V भी 1 वोल्ट हुआ। पोटेंशियल में राइज कितना हुआ? 1 वोल्ट हुआ। तो इस फार्मूले से कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा इस कंडक्टर का? C इज इक्वल टू, में चार्ज दिया 1 कूलम, पोटेंशियल में राइज भी हुआ है 1 कूलम, तो कितना आ जाएगा? 1 फैराड। यूनिट फैराड है ना। मतलब क्या होगा अगर हम डिफाइन करें? कैपेसिटेंस is said to be 1 farad when 1 coulomb of charge raises the potential of conductor by 1 volt। मतलब हम लोग इस कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दिए और इस 1 कूलम चार्ज देने की वजह से इसके पोटेंशियल में जो इंक्रीमेंट हुआ वो 1 वोल्ट का हुआ। तो इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? 1 फैराड आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड when 1 coulomb of charge raises the potential of conductor by 1 volt। Okay, next, capacitance of capacitive conductor to hold charge depends on shape, size and dimension। ठीक है, थर्ड, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटी है टू होल्ड द चार्ज वो किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट शेप, सेकंड साइज एंड थर्ड डायमेंशन। ठीक है, ये कैपेसिटी है टू होल्ड द चार्ज। ठीक है, इसको नोट करो सारा चीज, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। हेडिंग ये रहेगा 1 farad। Definition of 1 farad heading will be definition of 1 farad। Yes, sir. चलो अब देखो, capacitance of an isolated spherical conductor। Write down heading capacitance of an isolated spherical conductor। This is the heading, capacitance of an isolated spherical conductor। So suppose this is conductor, suppose this is conductor, I have given charge q to this conductor। So rise in potential to this conductor will be k q by r। If I put the value of k, this will become 1 upon 4 pi epsilon naught q by r। So I have given charge q and rise in potential is b। So from the definition of capacitance, C is equal to q upon v। Just put the value. So q upon v, value of v is 1 upon 4 pi epsilon naught q by r। So q will get cancelled out with q. So this will become 4 pi epsilon naught r। So capacitance of a spherical conductor is 4 pi epsilon naught r, where r is radius of conductor। ये डेरिवेशन पूछा जाता है, रेडियस ऑफ कंडक्टर। राइट डाउन।
Yes, sir, done. Okay, let's see. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर whose कैपेसिटेंस इज 1 फैरड। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1 फैरड। कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस दिया गया है, इसका रेडियस कैलकुलेट करना। तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस का रेडियस कितना होता है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फार्मूला है। C का वैल्यू दिया हुआ 1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। हमको r कैलकुलेट करना, सो r विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो r आ गया हमारा यहाँ से 9 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 6 किलोमीटर। मतलब r इज इक्वल टू कितना किलोमीटर, 90 लाख किलोमीटर। 90 लाख किलोमीटर। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर, मतलब सिर्फ 6000 किलोमीटर। अगर कोई कैपेसिटर है स्फेरिकल जिसका कैपेसिटी 1 फैराड है, तो उसका रेडियस कितना होगा 90 लाख किलोमीटर। जबकि अर्थ हमारी जो है उसका कैपेसिटी उसका रेडियस कितना होता है 6400। दैट मीन्स 1 फैराड कैपेसिटी इज वेरी वेरी लार्ज। 1 फैराड जो है वेरी बिग यूनिट है, वेरी बिग यूनिट। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा सकते हैं कि 1 फैराड कैपेसिटी का कैपेसिटर क्या बिल्ड किया जा सकता है, नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि 1 फैराड कैपेसिटी का जो कैपेसिटर होगा उसका रेडियस होगा 90 लाख किलोमीटर, जबकि अर्थ इतनी ही बड़ी है, अर्थ का कई गुना बड़ा होगा। ठीक है, तो 1 फैराड जो है बहुत बड़ी यूनिट है। दैट्स व्हाई वी यूज, दैट्स व्हाई वी यूज स्मॉल यूनिट, है ना, स्मॉल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। स्मॉल यूनिट में क्या होता है, जैसे हम लोग यूज करेंगे मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, ये सारी चीजें यूज करेंगे। ठीक है, अब 1 मिली फैराड इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर -3 फैराड। 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर -6 फैराड। एंड 1 नैनो फैराड इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर -9 फैराड। और 1 पिको फैराड इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -12 फैराड। ओके, जो नोट कर लो।
Yes, sir. हो गया? Yes, sir. चलो चलो नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट आता है क्या? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस क्या है? इसमें होता क्या है? तो पहले हम लोग स्टेप 1 क्या है? प्लेट ए इज पॉजिटिवली चार्ज। ये प्लेट ए है, इसको पहले से पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, ठीक है। अब इसके सामने इस प्लेट बी को न्यूट्रल जो भी उसको लेके आते हैं, तो न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल प्लेट लेके आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? सामने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ऐसे ऐसे, और इस साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। फिर क्या होता है? इस साइड से हम लोग अर्थ कर देते हैं, अर्थिंग। तो अर्थिंग करने से जो पॉजिटिव चार्ज है क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये वाला नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इस साइड से पॉजिटिव चार्ज से बधा हुआ है ना। इसमें रिपल्सन भी होता है ना, इस पॉजिटिव पॉजिटिव वजह से। तो ये क्या होता है? ऐसे अर्थ धीरे से अर्थ में चला जाता है, ठीक है। तो अब होता क्या? देखो स्टेप क्या? स्टेप 1, प्लेट ए इज पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। Step 2, when a neutral plate B is brought near A, charges are induced on B. जब इस प्लेट B को A के नजदीक लाते हैं तो B पे क्या हो जाता है? चार्ज इंड्यूस हो जाता है। क्या इंड्यूस हो जाता है? चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, so the potential of the system of A and B in step 1 and step 2 remain the same because the potential due to positive and negative charges on B cancel out. तो अभी क्या है? मान लेते हैं पोटेंशियल V है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, तो अभी भी पोटेंशियल V है। लेकिन जब हम लोग इधर से अर्थ कर दिए तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अब फाइनली इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से पोटेंशियल और इस नेगेटिव प्लेट की वजह से पोटेंशियल, इस पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव होगा। तो फाइनली किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से कोई नेगेटिव क्वांटिटी ऐड करोगे तो क्या होगा? कोई नेगेटिव क्वांटिटी ऐड करोगे तो क्या होगा? वैल्यू घट जाएगी। जैसे मान लो 15 में -5 ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू घट के 10 रह जाएगी। सेम उसी तरीके से पोटेंशियल क्या हो गया? घट गया, ठीक है। स्टेप 3 में वही चीज हो रहा है कि व्हेन द फर्दर साइड ऑफ बी इज अर्थ, द पॉजिटिव चार्ज ऑन बी गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड बी इज लेफ्ट ओनली विथ नेगेटिव चार्ज। ओके, जब इसको हम लोग अर्थ कर दिए, है ना, ऐसे अर्थ कर दिए ऐसे, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे क्या रह गया? सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया। फाइनली पोटेंशियल क्या हो गया? घट गया। और पोटेंशियल घट गया तो अब हम लोग और भी चार्ज दे सकते हैं उसको, है ना। वन पोटेंशियल डिक्रीजेज, सी, ओके। सो नाउ द पोटेंशियल, द नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। अब देखो Q इज इक्वल टू क्या था? डायरेक्टली V था ना, तो जब V घट गया तो चार्ज तो बढ़ाना पड़ेगा, तो और भी ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है, ड्यू टू द सम ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन A एंड नेगेटिव पोटेंशियल ऑन B, ओके, नेट पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। सो टू इंक्रीज द पोटेंशियल, same value is one step 2, an additional amount of charge can be given to plate A. अब प्लेट A को एक एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा सेम पोटेंशियल V तक राइज करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो कि अब हम लोग सेम सिस्टम पे और भी चार्ज स्टोर कर सकते हैं। दिस मीन्स द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज ऑन ए इंक्रीजेस, द सिस्टम सो फॉर्म इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो सिस्टम इससे जो बना उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर लिखने के लिए आता है, फटाफट नोट कर लो। चलो नोट कर लो, सारे पॉइंट नोट कर लो अच्छे से, इस शॉर्ट में करके मैंने लिखा हुआ है। ये चीज अगर मैं क्लास में होता तो बोल बोल के लिख पाता।
Yes, sir. This one. Yes, sir. Okay. चलो नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? ठीक है, तो मान लेते हैं इस तरीके से दो प्लेट होती हैं। एक प्लेट ये होती है, प्लेट ए बना हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है ऐसे। इसके सामने जो न्यूट्रल प्लेट रखी होती है, ये प्लेट कैसी होती है? न्यूट्रल होती है।
तो न्यूट्रल होती है ये प्लेट, तो इसमें नेगेटिव चार्ज ये सारे इंड्यूस हुए होते हैं, ठीक है। तो इसको सामने से देखेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है, इस पे प्लस चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। प्लेट एरिया कितना है ए, इस प्लेट का एरिया कितना है ए, इस प्लेट का भी एरिया कितना है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है डी, दैट मींस डिस्टेंस कितना है डी। ओके अच्छा, अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ऐसे होगा, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कितना होगा वैल्यू, तो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इधर की तरफ होगा कितना, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव प्लेट की वजह से, नेगेटिव प्लेट की वजह से भी इधर ही तरफ होगा टुवर्ड द सीट, नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है टुवर्ड द सीट कितना, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा प्लेट के अंदर, पॉजिटिव प्लेट की वजह से प्लस नेगेटिव प्लेट की वजह से, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा बोल, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। डेल्टा वी कितना है यहाँ पे, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कितना है वी, मतलब प्लेट ए और प्लेट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं बी, और डिस्टेंस कितना दोनों के बीच डी, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा E इंटू डी। ई कितना है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो कैपेसिटेंस के डेफिनेशन से कैपेसिटेंस से कितना आ जाएगा Q अपान वी, वी हम लोग निकाल चुके हैं, Q अपान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा तो दिस विल बिकम एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई सिग्मा इंटू डी। अच्छा, सिग्मा है क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा है क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा हम लोग क्या डिफाइन करते हैं Q बाई ए, क्या डिफाइन करते हैं Q बाई ए। तो यहाँ से हम लोग Q को क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, तो इस Q की जगह पे सिग्मा इंटू ए रखोगे, सिग्मा इंटू ए बाई सिग्मा इंटू डी, so this sigma will get cancel out and finally you will get, oh sorry, this sigma will get cancel out and finally you will get epsilon naught into a by d। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आ गया epsilon naught a by d, जहां पे a क्या है प्लेट एरिया, d क्या है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट क्या कांस्टेंट हम लोग जानते हैं, ये डेरिवेशन आपका पूछता है, हेडिंग डाल के पूरा नोट करो। सर पूरा कौन हाँ हाँ एवरीथिंग। यस डन, सर हो गया, यस चलो चलो नेक्स्ट आते हैं, सिट
नेक्स्ट देखो, अगर इनके बीच के कैपेसिटर के बीच का मीडियम जो है ना, सपोज के बीच का मीडियम कुछ डाइलेक्ट्रिक से भर दिया गया है ना, तो तब कैपेसिटेंस कितना होगा? अगर कुछ मीडियम को भर दे तो कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन इनटू ए बाई डी। अब एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन आर, जहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा यहाँ से? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू ए बाई डी। ये पॉइंट ठीक है। फिर देखो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? C इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ए बाई डी, या फिर एप्सिलॉन आर बाई डी। तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो हमको फर्स्ट पॉइंट क्या मिला कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट। C जो है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फार्मूले से भी पता चल रहा है। एंड दूसरा पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम ना। C जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। दैट मीन्स अगर हम लोग प्लेट एरिया बढ़ाएंगे, प्लेट एरिया जितनी चौड़ी प्लेट रहेगी, प्लेट एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, प्लेट एरिया घटाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा। सिमिलरली डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, डिस्टेंस घटाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। नोट करो। डन। यस सर। चलो चलो, तो आज एंड करते हैं यहीं पे। तुम एक काम करो, मैसेज मी ऑन दिस नंबर, I will give you this PPT, okay, and some questions to solve, okay. Yes, sir. This Sir, is my this is my WhatsApp number. I will send you this PPT and some questions, okay. okay, sir. Sir, I'll send message in this number. Yes, 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 yes. Sir, now. क्या? सर अभी मैसेज करेंगे। हाँ हाँ, कभी भी कर सकते हो। ओके सर। Okay. थैंक यू सर।